हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमृतुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बिहार में शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो 19 से 22 जुलाई के बीच में शेड्यूल्ड है। 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी लेवल पर जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। कल की वीडियो में अमेरिकन रिवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज वर्ल्ड हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रांसीसी क्रांति, उसका अध्ययन करने वाले हैं। बेशक ये हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, लेकिन इसका प्रभाव आपके ऊपर कतई नहीं पड़ना चाहिए कि ये हाथ से लिखा हुआ है। इसमें मैटर भर भर के दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझने से पहले, जो इसमें टॉपिक दिया गया है उसको पढ़ने से पहले हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो अदा करती है वो अमेरिकन क्रांति है। चूँकि 1776 में अमेरिका आज़ाद हो गया था और उसके ठीक पहले 1756 से 1763 में 56 से लेकर 63 तक सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य हुआ था और उसमें फ्रांस हार गया था। जब 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ तो फ्रांस भी एक क्रांति के दौर से गुजरा। वहाँ भी सुधार की आवाज़ उठने लगी कि अच्छा, ये सुधार हुए क्या, मतलब कि फ्रांस में क्रांति किसके विरोध में हुई थी, इसको हम लोग जान ले पहले। जैसे भारत में हमारे यहाँ जो पूरा एक समाज है वो 4 वर्णों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक तथाकथित रूप से बटा हुआ है। वैसे ही फ्रांस में पूरा फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। जो प्रथम और द्वितीय स्टेट थे वे तीसरे स्टेट पर अनावश्यक रूप से कर लगाते थे और उनका शोषण करते थे, जबकि ना ही प्रथम वर्ग ना ही द्वितीय वर्ग किसी प्रकार का कर देते थे, ना ही किसी प्रकार के उनके ऊपर कोई बंदिश लगी हुई थी। तो ये क्रांति किसी देश के विरोध में नहीं थी, ये क्रांति अपने देश के अंदर ही समाज सुधार से लेकर थी, वर्ण व्यवस्था को खत्म करने को लेकर के थी, समान प्रतिनिधित्व को लेकर थी कि सबको समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो अब आइए हम SCERT जो बिहार में चलती है, NCERT जो पूरे भारत में चलती है, और भी महेश बनवाल, लूसेंट, इन सभी किताबों का सार इस पूरे नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। उसका अध्ययन अब हम लोग शुरू करते हैं। कृपया वीडियो को स्किप न करें, पूरा जरूर देखें। धन्यवाद। सबसे पहला पॉइंट है कि फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16। देखिए, वहाँ पे जब फ्रांस में क्रांति शुरू हुई 1789 के आसपास, तो उस समय वहाँ का राजा कौन था, और यह एग्जाम में पूछा है कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसमें वहाँ का राजा कौन था, तो लुई 16 था। अब देखिए, दूसरा पॉइंट इसमें है कि फ्रांस की आज़ादी 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी। मतलब कि जैसे भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ 1947 में, उसी तरह फ्रांस कब आज़ाद हुआ, 14 जुलाई 1789 को। इसके पीछे एक कहानी है कि एक बार वहाँ पे मीटिंग होती है कर लगाने के लिए। उसमें किस प्रकार टैक्स लगाया जाए, तो तीनों वर्ग की मीटिंग होती है, तीनों वर्ग के लोग जुटते हैं वहाँ पे। तो 300 के आसपास तीसरे स्टेट के लोग थे और बाकी प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के थे। मतलब उनकी संख्या ज़्यादा थी तृतीय स्टेट वालों की, थर्ड स्टेट की। लेकिन उन लोगों के बैठने की वहाँ पे उस मीटिंग में कोई व्यवस्था नहीं थी और उनकी ये मांग थी कि हर व्यक्ति अपना वोट स्वयं दे, जबकि बाकी 2 स्टेट कह रहे थे कि नहीं, प्रथम स्टेट का 1 वोट गिना जाएगा, द्वितीय स्टेट का 1 वोट और थर्ड स्टेट का 1 वोट। तो इस हिसाब से अगर वोटिंग होती तो तृतीय स्टेट की कोई भी मांग नहीं मानी जाती और तृतीय स्टेट ने उस सभा का बहिष्कार कर दिया। और बहिष्कार करने के बाद ये लोग वहाँ पे एक बास्तील की जेल है, उसकी दीवारों को तोड़ दिए 14 जुलाई को, और वहाँ से 7 कैदियों को रिहा किए। ये कोई मतलब बहुत बड़ी संख्या नहीं थी 7, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप से आज़ादी को माना गया 14 जुलाई को कि हम लोग सत्ता के विरोध को, मतलब सत्ता के जो बास्तील का किला था उसको सत्ता के अहंकार के रूप में देखा गया और ये लोग सत्ता के अहंकार को तोड़ के उस कैदियों को रिहा कराए। इसीलिए 14 जुलाई को फ्रांस की आज़ादी घोषित हो गई। देखिए, अगला पॉइंट है इसमें कि लुई 14, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। लुई 16 के पहले लुई 15 थे और लुई 15 के पहले लुई 14 है, और इनका यह कथन है कि लुई 14 का क्या कथन है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ये सीधे सीधे एग्जाम में यही पूछता है कि यह कथन किसका है, तो किसका है, लुई 14 का। पार्लमा, एक वहाँ पे न्यायालय है जिसकी संख्या क्या थी, 17 थी। पार्लमा जिसकी संख्या है 17 थी, राजा पर अंकुश का कार्य करती थी, मतलब यह राजा पर अंकुश लगाती थी। कौन सी संस्था, पार्लमा संस्था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने इसमें वही पॉइंट नोट्स किया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं या भविष्य में जिनकी पूछे जाने की संभावना है।
लुई 14 का कथन देखा आपने। फिर जो वर्साय, वहाँ पे एक स्थान है फ्रांस में, वर्साय का महल किसने बनवाया था? लुई 14 ने। तथा वर्साय को राजधानी किसने बनाया था? लुई 14 ने। तो लुई 14 से संबंधित यही 2 पॉइंट हैं कि मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। ये किसके शब्द हैं, किसके वाक्य हैं? तो लुई 14 के हैं। वर्साय का महल किसने बनाया था? वर्साय को राजधानी किसने बनाया? लुई 14 ने बनाया। सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध तथा उत्तराधिकार युद्ध लुई 15 के शासनकाल में हुआ था। अगर कभी पूछ दे कि सप्तवर्षीय युद्ध जो फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य हुआ था 1756 से 1763 तक, ये किसके शासनकाल में हुआ था, अर्थात उस समय फ्रांस में कौन राजा था? तो लुई 15 था। अब देखिए प्रथम स्टेट आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि 3 वर्गों में बटा हुआ था प्रथम स्टेट। अब प्रथम स्टेट में कौन आता था? पादरी वर्ग आते थे। प्रथम स्टेट में कौन आता था? पादरी वर्ग, मतलब जो चर्च के पुजारी थे प्रथम स्टेट में वही आते थे। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पूछ देता है कि प्रथम स्टेट के अंतर्गत कौन आते थे? केवल पादरी वर्ग आता था। दूसरा पॉइंट इसमें है कि पादरी वर्ग द्वारा टैले, टैली लिखा है, कहीं टैली रहता है, कहीं टीले रहता है, कहीं टैले रहता है, तो टैले नामक भूमि कर, टाइथ या टीथे, कहीं पे टाइथ पढ़ा जाता है, कहीं टीथे, टीथे नामक धर्म कर और गैबल नामक नमक कर। ये 3 कर याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार इनसे सवाल पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन का। टैले नामक भूमि कर, अब याद कैसे करेंगे कि टैले भूमि है या टाइथ? तो हल, हल होता है, हल में भी ल आता है और टैले में भी ल आता है, और हल भूमि समझिए। तो टैले नामक भूमि कर, टाइथ नामक धर्म कर और गैबल नामक नमक कर पादरी वर्ग थर्ड स्टेट से, जो तीसरा स्टेट था, उससे वसूलता था। टैले नामक भूमि कर, टाइथ नामक धर्म कर और गैबल नामक नमक कर। और जबकि प्रथम स्टेट को और द्वितीय स्टेट को, दोनों को इन करों से क्या थी? छूट प्राप्त थी। प्रथम स्टेट भी यह कर नहीं देते थे और द्वितीय स्टेट भी यह कर नहीं देते थे। द्वितीय स्टेट, इसमें कौन कौन आता था? कुलीन वर्ग इसी में था, कुलीन वर्ग इसी में था। सेना, कौन कौन? सेना, चर्च, न्यायालय आदि सभी विभागों में यही रहते थे। सेना में कौन जाता था? सेकेंड स्टेट के लोग। चर्च में सेकेंड स्टेट, न्यायालय में सेकेंड स्टेट। एक किसानों से विभिन्न प्रकार के कर वसूलते थे। अभी पादरी अलग से कर ले रहे हैं, द्वितीय स्टेट वाले अलग से कर ले रहे हैं। एक किसानों से विभिन्न प्रकार के कर वसूलते थे तथा उनका क्या करते थे? शोषण करते थे। जब लुई 14 राजा बने थे, वहाँ के शासक बने थे लुई 14, इन्होंने द्वितीय स्टेट जो सेकेंड स्टेट है इसको सभी अधिकारों से क्या कर दिया था? वंचित कर दिया था। मतलब जो लुई 14 थे वे समानता लाने की कोशिश कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं तृतीय स्टेट की। इसमें कौन कौन आता था? तो जनसाधारण वर्ग से संबंधित थे, मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, शिल्पी, व्यापारी और बुद्धिजीवी। तो सबसे बड़ा वर्ग यही था, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, शिल्पी, व्यापारी और बुद्धिजीवी शामिल थे। अब चूंकि बात मध्यम वर्ग की हो रही है, तो मध्यम शब्द हमेशा दूसरे को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ पे मध्यम वर्ग का मतलब अलग है। मध्यम वर्ग यहाँ तीसरे स्टेट में आता है, और मध्यम वर्ग को फ्रांस में बुर्जुआ, बुर्जुआ वर्ग कहते थे। कौन सा? बुर्जुआ। और मध्यम वर्ग में आते कौन कौन थे? साहूकार, व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, लेखक, कलाकार, कर्मचारी, इतने लोग आते थे। कौन कौन? साहूकार, व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, लेखक, कलाकार, कर्मचारी आदि इसमें आते थे। अब देखिए, यदि आपसे सवाल पूछ दे कि फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन में शिक्षक, वकील, डॉक्टर, लेखक 21 स्टेट में आते थे, तो आप इनको तीसरे स्टेट में बताएंगे। जो अमेरिकन क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस में कौन शासक था? तो लुई 16 था। इसको भी याद रखिएगा कि जो अमेरिकन क्रांति 1776 में हुई थी उस समय फ्रांस में शासक लुई 16 था। अब हम लोग अगले पेज पर आ गए हैं। महिलाओं ने 5 अक्टूबर 1789 को वर्साय महल की ओर मार्च किया। एक मतलब पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि महिलाओं ने भी फ्रांस की क्रांति में हिस्सा लिया था और वे 5 अक्टूबर 1789 को वर्साय महल की ओर मार्च इन्होंने किया था। अब देखिए अगला पॉइंट इसमें है, ये वाला पॉइंट सेकेंड नंबर, स्टेट जनरल की बैठक 1614 में हुई थी। कब हुई थी? 1614 में। और उसकी 175 वर्ष बाद 1789 में हुई थी। और यही जब 1789 में बुलाई गई थी तो यहीं से क्रांति की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। यहीं पे वो मीटिंग हुई, उन लोगों को बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी गई, थर्ड स्टेट को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था, सारी घटनाएं घटी थी। बस आप इतना याद रखिएगा कि एक उसके पहले 1789 के पहले वो मीटिंग कब हुई थी? 1614 में। और उसके 175 साल बाद 1789 में यह मीटिंग दोबारा बुलाई गई थी ताकि टैक्स रिफॉर्म से संबंधित बातें की जा सकें। 20 जून 1789 को तृतीय स्टेट ने टेनिस मैदान में संवैधानिक सभा का गठन करने की घोषणा की और इसके नेता मिराबियो और आबेसियो। कौन कौन थे? मिराबियो और आबेसियो। तो चूँकि जब वह मीटिंग, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें से तृतीय स्टेट के लोग उसका बहिष्कार करके बाहर आ गए थे। ये लोग वहीं पे एक टेनिस का मैदान था,
वहाँ पे सारे तीसरे स्टेट के लोग जुड़ते हैं और अपने आप को, मतलब तीसरा स्टेट अपने आप को ही संविधान सभा घोषित कर देता है। और किसके नेतृत्व में? मिराबियो और आबिसियो। जब टीआरई 1 या 2 का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा था कि टेनिस कोर्ट की शपथ का संबंध किस क्रांति से है? टेनिस कोर्ट की शपथ का संबंध किस क्रांति से है? किस क्रांति से है? 20 जून 1789 को फ्रांसीसी क्रांति से। मतलब 20 जून 1789 को जो शपथ हुई थी टेनिस के मैदान में, उसका संबंध फ्रांसीसी क्रांति से है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर 26 अगस्त, 20 जून को ये घटना हुई। फिर 26 अगस्त 1789 को संविधान सभा ने मानवाधिकारों की घोषणा की। संविधान सभा कौन थी? थर्ड स्टेट। इन्होंने मानवाधिकारों की घोषणा की थी। अब संविधान लागू कब हुआ फ्रांस में? तो लिखित संविधान 1791 में लुई 16 ने मान्यता प्रदान की। जो 20 जून 1789 को संविधान सभा गठित हुई थी उसको मान्यता, मतलब उसने जो संविधान बनाया उसको मान्यता लुई 16 ने कब दी थी? 1791 में। क्रांति कब हुई? 1789 में। उसके द्वारा बनाए गए संविधान को मान्यता कब मिली? 1791 में। अब यहाँ पर 3 शक्तिमान टाइप के लेखक हैं, एग्जाम में इतनी बार पूछे जा चुके हैं कि इनकी आत्मा भी भटक रही होगी एग्जामों के पेपरों में। ठीक है, इनको याद रखिएगा। पहले हैं रूसो, इनकी बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बीपीएससी मेहरबान है इन तीनों किताबों के ऊपर। वॉल्टेयर का है लेटर्स ऑन इंग्लिश। मॉन्टेस्क्यू की किताब है द स्पिरिट ऑफ लॉज। रूसो की किताब का क्या नाम है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वॉल्टेयर की किताब का क्या नाम है? लेटर्स ऑन इंग्लिश। मॉन्टेस्क्यू की किताब का क्या नाम है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में एक मुद्रा चल रही थी, उस मुद्रा को लिब्रे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लिब्रे। एग्जाम में यही पूछता है कि लिब्रे को कब समाप्त किया गया था? तो 1794 ईस्वी में लिब्रे को समाप्त कर दिया गया था। एक फिर बुक है टू ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट। एक किसकी किताब है? जॉन लॉक की। किसकी है? जॉन लॉक की। इसको याद रखिएगा, टू ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट। एनसीईआरटी का फैक्ट है, जॉन लॉक की बुक है। जॉन लॉक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया है। मतलब इसमें इन्होंने बताया है कि जो राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकार हैं ये हैं नहीं, केवल इनके द्वारा बनाए गए हैं। एक जो आवेसीय, जो 20 जून टेनिस के कोर्ट के नेता थे, टेनिस क्रांति के या टेनिस कोर्ट शपथ जो हुई थी उसके नेता थे, उनकी रचना क्या है? तीसरा स्टेट क्या है? ये भी एनसीईआरटी फैक्ट है। तीसरा स्टेट क्या है? इसको याद रखिएगा कि तीसरा स्टेट क्या है, किसकी रचना है? आबे की। किसकी? आबे की। जब वहाँ पे संविधान लागू हो गया था 1791 में, तो वोट देने का अधिकार किसको मिला था उसके बारे में ये वाला पॉइंट है। कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं? जो 25 प्लस उम्र के हों, मतलब 25 वर्ष से अधिक हों, और पुरुष हों, मतलब महिलाएं वोट नहीं दे सकती हैं, और 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे वे ही वोट दे सकते थे। जो 25 प्लस उम्र के थे, पुरुष हों और 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुका पाएँ वही वोट दे सकते हैं। अगला पॉइंट है, एक व्यक्ति है ले बार्बिए। एनसीईआरटी फैक्ट है, ले बार्बिए ये फ्रांस की क्रांति के प्रमुख चित्रकार थे। कौन? ले बार्बिए फ्रांस की क्रांति के प्रमुख चित्रकार थे। अब फ्रांस का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रॉजेट दी लाइल। किसने लिखा था? रॉजेट दी लाइल। और द्वारा रचित इन्होंने क्या लिखा था? मार्सिले। तो पूछे कि फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? जैसे हमारे यहाँ क्या है राष्ट्रगान? जनगण मन, वैसे वहाँ पे क्या है? मार्सिले। अब अगला आ गया है जैकोबिन क्लब। फ्रांस आज़ाद हो गया है, मतलब वहाँ क्रांति समाप्त हो चुकी है, नया संविधान लागू हो चुका है। अब एक जैकोबिन क्लब है। अब जैकोबिन क्लब की विशेषता क्या है? इसके सदस्य समाज के कमज़ोर हिस्से से आते थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के कमज़ोर हिस्से से आते थे, जैसे जूता बनाने वाले, नौकरी दिहाड़ी, रेहड़ी पटरी वाले इसमें जैकोबिन में आते थे। जैकोबिन का जो नेता था उसको रॉबेस्पियर कहते थे। रॉबेस्पियर के ही नेतृत्व में जैकोबिन क्लब बना था। जैकोबिनों को 100 कुलात कहते थे। एक ऐसा कपड़ा पहनते थे जो घुटनों तक जाता था, तो जैकोबिनों को क्या कहते थे? 100 कुलात कहते थे। 1792 में इन्हीं के विद्रोह के कारण मतदान की आयु 21 प्लस कर दी गई। जो मतदान की आयु 25 वर्ष से अधिक लोगों को मतदान करने का अधिकार दिया गया था। तो जैकोबिनों के विरोध में मतलब इन्होंने विरोध किया कि क्यों 25 उसको कम किया जाए, तो 21 प्लस वालों को मतदान करने की छूट मिल गई जैकोबिनों के विरोध के चलते। कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। अगर पूछ दे एग्जाम में कि कॉन्वेंट फ्रांस में क्या था, तो धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। फिर अगर पूछ दे कन्वेंशन क्या था, तो नवनिर्वाचित असेंबली। जो फ्रांस में नवनिर्वाचित असेंबली थी उसको क्या कहते थे? वहाँ पे कन्वेंशन कहते थे। क्या कहते थे? कन्वेंशन।
1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मतलब कन्वेंशन ने क्या किया 1792 में? प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करती थी। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 21 सितंबर 1992 को कन्वेंशन ने फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की। 21 सितंबर 1992 को कन्वेंशन, जो वहाँ की असेंबली थी, उसने फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की। मतलब फ्रांस हो गया तो रिपब्लिक फ्रांस। 1793 में लुई 16 को डी ला कानकर्ड में फांसी हो गई। लुई 16 चूँकि यही इसी के विरोध में, मतलब पूरे क्रांति का विलेन यही था, तो जब 1792 में वहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई तो लुई 16 को डी ला कानकर्ड में फांसी दे दी गई तथा इसकी जो पत्नी थी उसको भी फांसी दे दी गई, क्योंकि मेन समस्या की जड़ वही थी, इसकी पत्नी ही। एक पॉइंट है कि डायरेक्टरी क्या होती है, अगर पूछे कि फ्रांस में डायरेक्टरी क्या थी, ये 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका थी। ठीक है, इतना ही ध्यान रखिएगा, इससे बहुत नहीं, जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगला पॉइंट है कि 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। क्या बात है, क्या बात है। 1789 में फ्रांस मतलब वहाँ पे 1791 में संविधान लागू हुआ और महिलाओं को मतदान का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1946 में। गजब। 1848 में फ्रांस में दास प्रथा समाप्त हुई। 1848 में फ्रांस में दास प्रथा समाप्त हुई। वॉल्टेयर महोदय कौन थे? ये चर्च विरोधी थे। वॉल्टेयर क्या थे? चर्च विरोधी थे। और इनका एक उक्ति है, एग्जाम में 50 बार पूछा जा चुका है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, या किसकी, मतलब किसका कथन है? तो वॉल्टेयर का कथन है। किसका? वॉल्टेयर का कथन है। अगला व्यक्ति है हर्डर। हर्डर क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के जनक हैं फ्रांस में। 21 जनवरी 1793 को लुई को फांसी हुई थी। लुई 16 को 21 तारीख का ऊपर बताया था कि 1793 में हुई थी फांसी। अब इतनी बातें नेपोलियन उसे फ्रांस क्रांति से संबंधित थी। अब हम लोग बात करेंगे नेपोलियन, जो फ्रांस क्रांति के बाद जिनका उद्भव हुआ, मतलब इनका जन्म तो 1700 कब हुआ था? नेपाल इसका जन्म 1769 में, 1719 में इसका जन्म हो गया था। लेकिन जब 1796 में इटली में ऑस्ट्रिया प्रमुख को समाप्त किया। ठीक है, किसने? नेपोलियन ने। 1796 में जब इसने इटली में जाकर के ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त कर दिया, तब नेपोलियन का उद्भव अचानक से फ्रांस में हो गया। तो आइए नेपोलियन के बारे में जान लेते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेपोलियन का सबसे पहले उपनाम जान लेते हैं, लिटिल कारपोरल। इसको लिटिल कारपोरल के नाम से जानते हैं। तो इसका क्या नाम है? लिटिल कारपोरल। इसका जन्म कब हुआ था? 1769 में। एग्जाम में पूछ लिया था कि इसका जन्म किस द्वीप में हुआ था, तो कोर्सिका द्वीप। अभी पिछली बार ही पूछा था टीआरई 2 में कि नेपोलियन का जन्म किस द्वीप पर हुआ था, तो कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासिए में हुआ था। द्वीप है कोर्सिका और कोर्सिका की राजधानी है अजासिए, वहीं पे नेपोलियन का जन्म हुआ था। 1796 में इटली में ऑस्ट्रिया प्रमुख को समाप्त किया। 1799 में यह काउंसिल बना। 1799 में काउंसिल बना तथा 1804 में यह फ्रांस का सम्राट बन गया। 1804 में यह फ्रांस का सम्राट बन गया। एग्जाम में पूछेगा कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था, तो 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। 1805 में इसने एक युद्ध किया, उस युद्ध का नाम है ट्राफलगर का युद्ध। ट्राफलगर का युद्ध 1805 में नेपोलियन वर्सेस इंग्लैंड के मध्य हुआ था। 1805 में नेपोलियन वर्सेस इंग्लैंड का। तो केवल इतना याद रखिए कि ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ? 1805 में। किसके किसके मध्य हुआ? नेपोलियन वर्सेस इंग्लैंड के मध्य हुआ था। नेपोलियन ने एक कोड जारी किया था। नेपोलियन ने 1804 में एक कोड जारी किया था। टीआरई 2 में ये भी प्रश्न पूछ दिया था कि नेपोलियन के कोड में क्या क्या था। तो सबसे पहला था संपत्ति का अधिकार, विधिक समानता, जन्मना भेदभाव की समाप्ति। मतलब सबके पास संपत्ति का अधिकार हो, विधिक समानता हो और जन्म के आधार पर होने वाले भेदभाव किसने समाप्ति कर दी थी? किसने? नेपोलियन ने। कब किया था? 1804 में अपने कोड के माध्यम से। नील नदी का एक युद्ध हुआ था, उसमें नेल्सन जो मित्र राष्ट्र का सेनापति था उसने नेपोलियन को हराया था। फिर 1813 में लिपजिंग में युद्ध हुआ, उसमें नेपोलियन हार गया और मित्र राष्ट्रों की सेना ने, ब्रिटेन की सेना ने लिपजिंग में इसको हरा के इसको पकड़ लिया तथा एल्बा टापू, अगर एग्जाम में पूछ दे कि लिपजिंग में हारने के बाद 1813 में नेपोलियन को किस टापू पर भेजा गया, तो एल्बा। किस टापू पर? एल्बा टापू पर इसको भेजा गया। 1815 में वाटरलू का एक युद्ध हुआ। कौन सा? सबसे महत्वपूर्ण युद्ध नेपोलियन से संबंधित यही है, वाटरलू का युद्ध। एक तरफ मित्र राष्ट्र की सेना थी और एक तरफ नेपोलियन था। 1815 का वाटरलू का युद्ध, यह युद्ध नेपोलियन के जीवन का आखिरी युद्ध साबित हुआ और सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन की मृत्यु हो गई। किस द्वीप पर नेपोलियन की मृत्यु हुई?
सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन की मृत्यु हो गई। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। क्या किया था नेपोलियन ने? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। कॉन्कर डेट, एक देखिए संधि है, समझौता है। कॉन्कर डेट, क्या? कॉन्कर डेट। नेपोलियन तथा पोप के मध्य हुआ 1801 में समझौता। नेपोलियन तथा पोप के मध्य एक समझौता हुआ था 1801 में, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्कर डेट। आमिया की एक संधि हुई थी नेपोलियन तथा इंग्लैंड के मध्य। आमिया की संधि नेपोलियन तथा इंग्लैंड के मध्य। ट्राफलगर का युद्ध 1805 में इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस में, तो बताया मैंने आपको। ऑस्ट्रिया से युद्ध 1805 में, इसमें नेपोलियन विजयी हुआ था तथा ऑस्ट्रिया के साथ कौन सी संधि की थी? प्रेसबर्ग की संधि। ऑस्ट्रिया के साथ नेपोलियन ने कौन सी संधि की 1805 में? प्रेसबर्ग की संधि। प्रसा से युद्ध कब हुआ? 1806 ईस्वी में। जेना की लड़ाई, अगर एग्जाम में पूछे कि जेना की लड़ाई किसके किसके मध्य हुई थी, तो नेपोलियन और प्रसा के मध्य हुई थी 1806 में। इसमें भी नेपोलियन विजयी हुआ था। यहीं मतलब यह युद्ध बर्लिन से नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था की शुरुआत की थी 1806 में। 1807 में रूस से नेपोलियन का युद्ध हुआ था। 1807 में नेपोलियन विजयी हुआ तथा रूस के साथ इसने तिलसिट की संधि की। कौन सी संधि? तिलसिट की संधि। एक तरफ नेपोलियन था, दूसरी तरफ अलेक्जेंडर फर्स्ट था। एक तरफ नेपोलियन, दूसरी तरफ अलेक्जेंडर फर्स्ट। तो 1805, 1806, 1807 में इसने 3 युद्ध लगातार किए। यहाँ देखिए लिखा APR अर्थात ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस। 5 में प्रेसबर्ग की संधि, 6 में महाद्वीपीय व्यवस्था की शुरुआत, 7 में तिलसिट की संधि की थी। ये रहा फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ प्रमुख तथ्य। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लिखा है। वीडियो को कृपया शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।